केजीबी के ऊपर मैं पहले थोड़े बहुत बातें बता देता हूँ। और केजीबी का सारा जो डिसइंफॉर्मेशन apparatus है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत बड़ा। तो जनरली हम लोग एस्पिनाज या इस तरह के ऑपरेशन से जेम्स बॉन्ड समझ लेते हैं हम्म, कि कोई एक एजेंट जाता है और वो वहां जाके पूरा का पूरा उनका नेटवर्क तबाह कर देता है, धूम धड़ाका करता है, गोलियां चलाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली अगर आप एस्पिनाज को समझना चाहते हैं तो ब्रिटिश ऑथर हैं जॉन लिकार, उनकी किताबों में आप पढ़ के समझ सकते हैं। उनकी किताबों में ऐसा होता है कि एक एजेंट दूसरी कंट्री में घुस गया है, वो वहां जाके अफवाहें फैला रहा है कि इस एजेंसी के सारे एजेंट जो है वो डिफेक्ट कर रहे हैं या किस तरह की अफवाहें फैलाता है। तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ज्यादातर जो एस्पिनाज एजेंसीज का काम होता है वो गलत इंफॉर्मेशन फैलाना ही होता है। तो केजीबी वाले लोग अपना 20% एजेंट जो थे वो 20% टाइम इसी तरह के कामों में अफवाहें फैलाने की स्कीम्स बनाते थे। हम्म, और उसके ऊपर वो प्लान बनाते थे, और उनका जो अप्रेजल होता था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता था, वो ये इंक्लूड करता था। ये क्राइटेरिया होता था कि आपके कितने जो अफवाहें फैलाने वाले स्कीम हुए हैं वो कामयाब हुई हैं। तो ये उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्राइटेरिया था। हम्म, चलिए केजीबी के बारे में क्विकली बता देता हूँ। तो केजीबी के अंदर में जो एक बड़ा डिपार्टमेंट था, तो केजीबी के जो डिपार्टमेंट थे वो सिरियलिक अल्फाबेट्स में ऐसे ABCD इस तरह से रखे जाते थे। उनमें एक डिपार्टमेंट ए था, वो एनालिटिकल डिपार्टमेंट था। और वो ऐसे कैंपेन्स बनाता था जिससे फॉरेन गवर्नमेंट इंडिविजुअल उनको परसेप्शन को चेंज किया जा सके, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनको सोवियत रशिया की आइडियोलॉजी के साथ में अलाइन किया जा सके और सोवियत इंटरेस्ट के साथ अलाइन किया जा सके। क्या क्या करते थे एक्टिविटीज? नकली कहानियां फैलाते थे, नकली डॉक्यूमेंट्स फैलाते थे, हनी ट्रैप फैलाते थे। तो उनमें से एक जो था बंदा, वो जाके इस जर्मनी में एक होर हाउस चलाता था। अ, और हाँ, वहां पे जो वेस्टर्न लोग आते थे, डिप्लोमेट्स वगैरह, वो फंस जाते थे वहां पे, और उनको ब्लैकमेल करके उनसे राज उगलवाते थे वो लोग। सिमिलरली वही बंदा जो था, वो क्या करता था, जो ये नकली जर्मनी की पेपर बना के उनको सप्लाई करता था, ताकि उसके बदले में उसको असली इंटेलिजेंस मिल सके। तो इस तरह की कई सारे काम करते थे वो। तो ये काम होते थे उनके। चलिए, अब इन सबको मिला के एक्टिव मेजर्स कहते थे। इन सारी चीजों को एक्टिव मेजर्स एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया का पॉलिटिकल वॉरफेयर को कहते थे। इसके अंदर नकली अफवाहें फैलाना, प्रोपागेंडा करना, धोखा देना, तोड़फोड़ मचाना, किसी कंट्री की गवर्नमेंट को हिलाना और जासूसी, ये सारे काम आते थे। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन भी वो लोग बनाते थे, कई सारी नकली ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर में कवर में वो काम करते थे, तोड़फाड़ की हेल्प करते थे, इस तरह की चीजें, असैसिनेशन भी करते थे। और जो उनकी आइडियोलॉजी को अपोज करते थे, उनको, उनकी आवाज को दबाना या उनको रास्ते से उड़ाना, ये काम भी करते थे। लेकिन ज्यादातर काम जो था वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से होता था। तो ये डिपार्टमेंट ए का था काम। चलिए इनको देख लेते हैं। ये जनाब जो है, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो ये इनका नाम है यूरी बेजमेनोव, और ये केजीबी के एक जाने माने प्रोपागैंडिस्ट थे एक। और ये काम करते थे, एशिया में काफी काम किया उन्होंने, इंडिया में थे, बांग्लादेश में थे, इस रीजन में काम करते थे, अफगानिस्तान वगैरह में भी थी उनकी। कोल्ड वॉर के टाइम में इनकी एक ड्यूटी लगी थी वहां पे। ये 1970 में डिफेक्ट होके कनाडा चले गए, और 80 के दशक में, 80 के डेकेड में इन्होंने कैनेडियन यूनिवर्सिटीज और यूएस की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देना शुरू किए कि कैसे सोवियत प्रोपेगेंडा सिस्टम या उनका सिस्टम काम करता है। सबवर्जन, सबवर्जन का मतलब जो है वो एक तरह से पूरी तरह से खात्मा करना है। तो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का मतलब जो किसी कंट्री के कोर आइडियाज हैं उनका खात्मा करना, और उनको मार्क्सिज्म के साथ में अलाइन करना है। तो आगे जो मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो उनके वर्ड्स हैं। इनके बर्ड्स हैं, मतलब इनके ये जो बेजल ऑफ स्टेप्स। हाँ, यूरी बेजमेनोव है। बाद में ओके। इनका नाम उन्होंने बदल लिया तो थॉमस श्यूमन रख लिया था। तो यूरी बेजमेनोव। अब इनकी बातें इन लोगों को आज इतनी पसंद क्यों आ रही है पता है? क्योंकि ये जो भी इन्होंने कहा था वो यूएस में होता हुआ दिख रहा है लोगों को आज। हाँ,
थोड़ा कड़वा लगेगा और थोड़ा सा कंजर्वेटिव के साइड जाता हुआ लगेगा जो उन्होंने बताया नैरेटिव। लेकिन हम लोग को ये याद रखने की जरूरत है, ये सारा का सारा उन लोगों ने 80 के डेकेड में बोला था। यप। और अगर वो होता हुआ दिख रहा है तो सोचने की बात है कि क्या है क्या नहीं है। चलिए उनका ये कोट पढ़ लेता हूँ क्विकली, कि सिर्फ 15% टाइम, पैसा और रिसोर्सेज एस्पिनाज पे खर्च होते हैं। 85% एक धीमी प्रोसेस में खर्च होते हैं जिसको आइडियोलॉजिकल सबवर्जन कहते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। इसका मतलब क्या है कि जिस देश को आप टारगेट कर रहे हैं उस देश के लोगों का परसेप्शन बदल दो, उनकी रियलिटी बदल दो। क्योंकि इस हद तक रियलिटी बदल दो कि वो लोग समझ ही ना पाए कि क्या सही है और क्या नहीं है, और वो खुद को जो बाहर वाले लोगों की आइडियोलॉजी आ रहे है उसके अगेंस्ट डिफेंड ही नहीं कर पाए। तो जो बाहर से आइडिया आ रहे हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल। तो ये उनका काम था, वैसे आप ये सबवर्जन। देखिए, ये कोट पढ़ के आपको भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से यही सब कुछ काम हो रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने ये बताए थे अपने लेक्चर में, ये 4 स्टेप्स बताए थे। इनको मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ। तो ये 4 स्टेप मैं अगर समरी में बताना चाहूँ तो ये है कि पहला स्टेप है डिमोरलाइजेशन। ये बहुत लंबा, एक जनरेशन लेता है। इसमें आप एक एक पूरी की पूरी जनरेशन तैयार करते हो जो उस कंट्री के आइडियाज से परेशान हुई होती है। फिर दूसरे स्टेप्स में डिस्टेबलाइजेशन है। उसमें आप उस कंट्री के इंस्टीट्यूशंस और उस कंट्री के वैल्यूज को तोड़ते हो। तीसरे में वहां पे एक छोटी सी स्टेज है, 6 8 वीक्स में कोई क्रांति हो जाती है, रिवॉल्यूशन हो जाती है जहाँ पावर चेंज होती है। और चौथा स्टेज है नॉर्मलाइजेशन, जहाँ पे कोई वहां से बनाया हुआ हीरो आ जाता है और वो हीरो बाद में उड़ा दिया जाता है, चुटकी में उड़ा दिया जाता है। अब मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है, ये आया है सन तजु के आर्ट ऑफ वॉर से। तो 2500 बीसी में सन तजु थे चाइना में। उन्होंने आर्ट ऑफ वॉर की लिखी थी किताब, और वो किताब रशिया चाइना वगैरह में शुरू से ही पढ़ाई जाती आई है। तो उनके सारी की सारी जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस की फिलॉसफी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। उनका कहना ये है कि वॉर जो है वो स्टेट पॉलिसी का एक एक्सटेंशन है। ये आपको अगर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने स्टेट पॉलिसी के, तो आपको वॉर करना है। लेकिन वॉर जो है वो स्टिक्स और स्टोन से नहीं लड़ी जा सकती। वॉर जो है वो आइडियाज से लड़नी होगी। तो आपको मतलब गोलियां नहीं चलानी है। गोलियां चलाना सबसे मतलब घटिया किस्म की वॉर है। जो असली वॉर है वो आइडियाज की वॉर है। तो आपके आइडियाज वहां जीतने चाहिए, और उसके लिए उन लोगों ने सबवर्जन तरीका बताया। और सबसे अच्छा जो तरीका था वो उन्होंने कहा कि आप उनके कोर आइडियाज, उनकी आइडेंटिटी है उसको बिल्कुल खतनाबूद कर दीजिए, और उनका परसेप्शन इस तरह से बदल दीजिए कि आप जो कुछ भी कहें वो उनके लिए, अगर आ, सच ना भी बने तो कम से कम सच होने की हद तक, यानी एक्सेप्टेबल बन जाए, फिजिबल बन जाए। कि भाई आप अपने गवर्नमेंट के बारे में सोचने पड़ जाएगी, यार ये तो बहुत ही करप्ट है, ये तो कुछ कर नहीं सकते। बाहर वाला कोई रिवोल्यूशनरी लीडर आ जाएगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये फिजिबल ऑप्शन है। तो इस तरह की चीजें। ठीक है। अब पहला स्टेप मैं बता देता हूँ क्विकली। तो डिस्टेबलाइजेशन के अंदर में, डीमोरलाइजेशन जो पहला है, उसके अंदर में आप एक जनरेशन ऑफ पीपल तैयार करते हैं। और उसमें वो जनरेशन को हम लोग यूजफुल इडियट्स बोलेंगे। इनके शब्दों में, यूजफुल इडियट्स वो होते हैं जो बाहर से आए हुए आइडिया को बिना क्रिटिकल थिंकिंग के एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनके खेल में वो बन जाते हैं, प्यादा बन जाते हैं। आ, इन लोगों को यूजफुल इडियट्स का आउटलुक पर्सनालिटी शेप होती है इसी तरह से कि वो बाहर के आइडियाज को एक्सेप्ट कर ले और अपने आइडियाज को न माने। अब इसमें जो इस कंट्री के 6 एरिया है जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है, उन पे अटैक किया जाता है। तो एक जो है वो एकेडेमिया है। तो एकेडेमिया में जो जो भी कोर्सेज एजुकेशन जो है उस कंट्री के कोर ऑब्जेक्टिव से अलाइंड हो,
उसको हटा के फर्जी फालतू के कोर्सेज डाल दो। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग, साइंस, क्रिटिकल थिंकिंग के कोर्सेज हटा के बेसिकली कोई भी हवा हवाई वाला, जेंडर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ चाइनीज लिटरेचर जो कि यूएस के कंटेक्स्ट में रिलेवेंट ना भी हो, आइडेंटिटी ऑफ फलाना डिमकाना, इस तरह के कोर्सेज कोई भी चला दिए जाएं, तो वो कोर्सेज उस कंट्री के कोर ऑब्जेक्टिव के साथ में अलाइन नहीं होंगे और प्रोडक्टिवली सोसाइटी के फॉर्मेशन में सही ये नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से इसको करेक्ट करें। साथ ही साथ जो वहाँ के एकेडमिशियंस हैं उनको भी इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो इस तरह के कोर्सेज वगैरह को हेल्प करें। दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो है वहाँ का मीडिया। मीडिया, अब टेक्निकली मीडिया जो है वो लोगों का परसेप्शन को मोल्ड करता है, पर वो इलेक्टेड नहीं होता है। और टिपिकली जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मीडिया की कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो उसको बड़ी आसानी से ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो किसी का जवाबदेह नहीं है। और मीडिया में स्टोरी पब्लिश करो। और मीडिया के साथ में प्रॉब्लम यूरी पेसमेनोव ने ये पाई कि मीडिया एज एन इंडस्ट्री है, उसमें एक्सीलेंस को वैल्यू नहीं किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है तो आपको उतना टाइम या रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे जितने कोई मीडियोकर ऑथर को मिलेंगे या मीडियोकर जर्नलिस्ट को मिलेंगे। तो जितने भी बड़े पब्लिकेशन में था उनका कहना था कि आपको सिर्फ वहां पे मीडियोकर रहना है और आपको उस पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर है उसकी लाइन, एडिटोरियल लाइन को टो करना था। आपको कोई इंडिपेंडेंट थॉट नहीं रखनी थी। तो वहां पे इस तरह से काम चलता था। तो इसीलिए उनको वहाँ सबवर्जन करना या वहाँ अपने आइडियाज को भेज पाना, प्रमोट कर पाना बड़ा आसान था। तो मीडिया इस तरह से करप्ट हो सकता है। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, उनको कैसे अफेक्ट किया जाए? तो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को अफेक्ट करने के लिए आप उनका जो परसेप्शन है लोगों की आंखों में वो हिला दीजिए। क्या कीजिए, उनको पॉपुलर मीडिया और प्रिंट मीडिया, टीवी, मूवीज, इसमें उनको एज अ विलन या एज अ नेगेटिव कैरेक्टर शो कीजिए। जो लॉ अथॉरिटीज, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है, उनका कोई भी गलती हो उसको एम्पलीफाई कीजिए। तो उससे उनका परसेप्शन पूरा का पूरा हिल जाएगा। अब उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन पकड़ा है, रिलीजन। तो रिलीजन को उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों का कलेक्टिवली गैदर होना और एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करने का था, पर उसकी जगह आप कल्ट इन्फ्लुएंस कर दीजिए, हार्ड लाइन आइडियाज इन्फ्लुएंस कर दीजिए जो एक दूसरे से झगड़े। तो उससे रिलीजन एज अ बाइंडिंग यूनिट ऑफ सोसाइटी वो करप्ट हो जाता है। फिर आता है लेबर इकोनॉमी। लेबर इकोनॉमी जो होता है उसके अंदर में आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट आता है। उसमें टिपिकली अगर कोई भी किसी भी छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता तो पहले होता था कि वो आपस में मिल बैठ के कर लेते थे बात और हो जाता था मामला डील। लेकिन अब क्या हो, उन्होंने सबवर्जन के लिए क्या किया, वहां पे लेबर यूनियंस को बढ़ावा दिया और लेबर यूनियंस को आइडियोलॉजी के ऊपर फिक्स कर दिया। तो अब निगोसिएशन हो नहीं पा रहे थे। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अड़ जाते थे और कोई हटने को तैयार नहीं होता था अपनी पोजीशन से। तो इस केस में अब एम्प्लॉयर जो हो, एम्प्लॉय जो होता है, जो काम करता है, उसके लिए सबसे अच्छी पोजीशन ये है कि वो काम करे और पैसा कमाए। लेकिन एम्प्लॉयर अगर पैसे भी दे दे तो वो काम नहीं करता था क्योंकि वो आइडियोलॉजी के कारण अड़ जाता था और स्ट्राइक पे बैठ जाता था। और स्ट्राइक पे बैठने के बाद हो क्या जाता था, अगर कोई बंदा स्ट्राइक से हटने की कोशिश किया तो उसके अगेंस्ट वायलेंस हो जाता था। अगर स्ट्राइक को कोई डील करने की, कोई हटाने की कोशिश करे तो उसके ऊपर वायलेंस हो जाता था। तो स्ट्राइक जो था वो खुद में मतलब एक लार्जर देन लाइफ चीज हो गई थी कि भाई हम आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं, ये कैपिटलिस्ट है, इसको हम लोगों को हटाना है, ये हमारा खून चूस रहा है। तो इस तरह से, जबकि टिपिकली होना ये चाहिए कि दोनों आपस में बैठ के नेगोशिएट करें और एक अच्छी डील बना के दोनों अपने अपने काम पे लग जाएं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोनों, लेबर यूनियन का ज्यादा उसमें उन्होंने दोष दिया है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आइडियोलॉजिकल स्टांस के कारण वो डील नहीं कर पा रहे थे। अब आखिरी उन्होंने इंस्टीट्यूशन बताया वहां के पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया है कि वहां का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको उन्होंने कहा कि हैवी कर दो किसी भी तरीके से।
एक तो ये इस तरह से अटैक करो कि वो ज्यादातर लोगों के वेलफेयर वगैरह में ध्यान दे और अपनी कोर ड्यूटी जो है वो रेगुलेट या गवर्न करने से उससे हट जाए। दूसरा उन्होंने बताया ऐसे लोगों को खड़ा करो या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करो जो किसी से इलेक्टेड नहीं हो फिर भी लोगों के ऊपर पावर विल्ड करती हो। तो उससे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट की खुद की पावर जो है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो ये इन्होंने 6 सिस्टम्स के ऊपर अटैक करने को कहा डिमोरलाइजेशन स्टेप्स में, उस कंट्री के कोर 6 सिस्टम्स। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज रोक के ऐड कर दूं कि अगर आपने इसको गौर से सुना ना, तो मुझे तो बहुत सारी मेरे जहन में ये बातें चल रही थी जब ये कह रहे थे ना, तो मेरे जहन में पिक्चर्स घूम रही थी बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान में, कि आपको वो आज भी होता हुआ नजर आता है। तो यू कैन से दैट दिस दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। इसी स्लाइड पे हूँ मैं, मतलब ये स्टेप्स ओके बता रहा हूँ, सेकंड स्टेप पे आ जाऊंगा। ओके। तो इसमें डिमोरलाइजेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें कि फैक्ट्स इसमें बिल्कुल मैटर नहीं करते इस स्टेज पे, सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन मैटर करते हैं। चलिए अब इसमें डिस्टेबलाइजेशन में बता देता हूँ क्विकली। तो 2 से 5 साल का एक जनरेशन तैयार हो गई है, तो उस कंट्री के इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर और मीडिया को अब इन्होंने टारगेट करना है बिल्कुल, इसमें इंटेंसिफाई कर देना है एफर्ट। ठीक है, तो यही इंटेंसिफिकेशन ही है, जब वो जनरेशन तैयार होगी तो इंटेंसिफिकेशन होता है उसके एफर्ट का। और जो अब यहाँ पे फॉल्स आइडियाज को फैलाने की बात शुरू हो जाती है और वो एक्सेप्ट होना शुरू हो जाते हैं लोग। थर्ड स्टेप ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे सारी चीजें पलट जाती हैं। कोई भी ऐसी चीज, किसी भी डेमोक्रेसी में हजारों चीजें ऐसी होती रहती हैं, तो डिस्टेबलाइजेशन स्टेप के दौरान ही डेमोक्रेसी में कोई भी फॉल्ट लाइन है, आप उनमें से एक को पकड़िए और उसको आग देना शुरू कर दीजिए। और जब वो फैल जाता है तो क्राइसिस आ जाती है, लोग देखते हैं कि भाई कुछ हो नहीं पा रहा है हमारी सोसाइटी में, प्रोडक्टिव नहीं है हमारी सोसाइटी, तो पूरा का पूरा एस्टेब्लिशिंग सिस्टम पलट दो। और उस सिस्टम को पलटने के लिए उन्होंने एक लीडर खड़ा कर रखा होता है जो रिवॉल्यूशनरी होता है, वो घुसा दिया जाता है, उसको लोग पीछे जाके उसको पावर में ले आते हैं। और ये है हमेशा नॉन इलेक्टेड होते हैं लोग, कोई इन्होंने इलेक्ट विलेक्ट नहीं किया होता जो रिवॉल्यूशनरी होते हैं। और आखिरी स्टेप है नॉर्मलाइजेशन, ये रफली 20 साल तक लग सकते हैं इसमें। इसमें ये होता है कि अब ये सब कुछ तोड़ फोड़ हो गई, अब करो इसको शांत। जो सारे के सारे सोवियत आइडियाज है वो एक्सेप्ट हो गए सोसाइटी में। अब हाँ जितने भी लोग थे जो हमने कहा था ना यूजफुल इडियट्स, जी हाँ। उनको साफ कर दिया जाता है। बांग्लादेश में ऐसा हुआ, अफगानिस्तान में ऐसा हुआ, मैंने कहा ग्रेनाडा में ऐसा हुआ। रिवॉल्यूशन के बाद जो भी आया पावर में उसको 5-6 साल के अंदर में उड़ा दिया गया। जी हाँ। तो ये इन्होंने सारा का सारा बताया है कि 4 स्टेप में कैसे किसी कंट्री के कल्चर वगैरह को पूरी तरह से हिला के वहां पे सोवियत आइडियोलॉजी लाई जा सकती है। ओके।